नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा। तो शुरुआत करते हैं आज की लीड स्टोरी से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बन रहे हैं अमन और शांति के दूत। भारत से रोज रोज बातचीत की गुजारिश। क्या सचमुच शरीफ इतने शरीफ हैं? हमारी लीड स्टोरी, या फिर ये दुनिया को दिखाने के लिए नाटक है? इसके साथ साथ एनडीटीवी दुनिया में आगे देखिए, गाजा में राहत के लिए मच रही है भगदड़ और हो रही है लूटपाट। मिलेंगे नेवी की 2 महिला अफसरों से जो 8 महीने में दुनिया का चक्कर लगाकर लौटी हैं, और बताएंगे कि कैसी है वो गुड़िया जिसने दुनिया में मचा रखा है तहलका। और आखिर में एवरेस्ट पर जीत के 72 साल होने पर नेपाल में जश्न। तो सबसे पहले लीड स्टोरी है पाकिस्तान की। पहले ईरान और अब अजरबैजान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से कहा है कि वो भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। अजरबैजान के लाचिन में पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान का एक शिखर सम्मेलन हो रहा है और इसी में शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की गुजारिश की। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि शरीफ बार बार क्यों इस तरह की गुजारिश कर रहे हैं? क्या ये दुनिया भर के सामने पाकिस्तान की छवि सुधारने की एक कोशिश है? आखिर कितना यकीन किया जा सकता है शहबाज शरीफ की शराफत पर? दो दिनों में दूसरी बार शहबाज शरीफ ने भारत के सामने बातचीत की पेशकश की। पहले ईरान में और अब अजरबैजान में, लेकिन अंदाज वही है। सबसे पहले कश्मीर पर बातचीत की पेशकश करते हैं और फिर दूसरे मुद्दे उठाते हैं। पहले ईरान और अब अजरबैजान में शहबाज शरीफ ने अमन का सिपाही बनने की कोशिश की। आखिर क्या वजह है जो अब शहबाज शरीफ को बार बार अमन और शांति की याद आ रही है? पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। उस आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में भारत ने कई सख्त कार्रवाई की है। सिंधु जल समझौता स्थगित किया है और कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने और अटारी सीमा के जरिए कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लगने और पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान समेत कई इलाकों में बढ़ता विरोध शहबाज शरीफ के लिए बड़ी मुसीबत है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने का असर पाकिस्तान में नजर आ रहा है। कपास, धान और गन्ने का मौसम है और किसान कपास की ही बुआई नहीं कर पा रहे। धान और गन्ना तो भूल ही जाइए। पाकिस्तान में हर साल 70 लाख गांठ कपास की पैदावार होती है और तकरीबन 1 करोड़ टन चावल धान होता है। लेकिन इस बार इस पर संकट है। दरअसल पाकिस्तान में पीने के पानी की सप्लाई, खेतों की सिंचाई और बिजली बनाने का पूरा सिस्टम इन्हीं भारत से आने वाली नदियों के पानी के बहाव पर निर्भर करता है। अब इन नदियों के पानी का डेटा शेयर न होने से सूखा भी पड़ सकता है और बाढ़ भी आ सकती है। पाकिस्तान के तकरीबन 15 करोड़ लोगों का जीना मरना सीधा सीधा सिंधु के पानी से जुड़ा है। पानी के मुद्दे पर सिंध का आंदोलन और अलग देश के लिए बलूचिस्तान का अभियान शहबाज शरीफ को अलग परेशान कर रहा है। पाकिस्तान से कारोबार बंद होने के बाद भी अटारी वाघा के जरिए बहुत जरूरी सामान भारत से पाकिस्तान को जाता था, जिनमें दवाइयां और मेडिकल उपकरण खास थे। पाकिस्तान में साधारण दवाइयां भी बहुत महंगी हैं और अब वहां तो दवाओं की कालाबाजारी बढ़ गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के टकराव में मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अपनी जनता के सामने खुद को विजेता की तरह पेश कर रहा है। लेकिन कई देशों के दौरे पर निकले भारत के प्रतिनिधि मंडल उसकी पोल खोल रहे हैं और दुनिया को सच बता रहे हैं। पाकिस्तान चीन, तुर्की, अजरबैजान के अलावा और किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं कर पा रहा। हारकर उसने शांति और बातचीत का नाटक शुरू किया है। लेकिन शरीफ के घड़ियाली आंसुओं में शराफत है या हमेशा की तरह शरारत, भारत को अच्छी तरह से पता है। तो पिछली 2 बार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये गुजारिश कर रहे हैं या दिखा रहे हैं कि वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इस पर भारत का रुख क्या है, ये सवाल पूछा हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह ने। तो सुनिए क्या कहना है विदेश मंत्रालय का। पहला सवाल उमा शंकर आपका है।
देखिए, जहाँ तक हमारी जो द्विपक्षीय बातचीत या संबंध या जो एंगेजमेंट है पाकिस्तान के साथ, उस पे हमारा पक्ष, हमारा रवैया बड़ा साफ है, क्लियर रहा है, कंसिस्टेंट रहा है। आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता है। और जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, उस पे बात इस मुद्दे पे होगी एक पाकिस्तान से कि जो हम लोगों ने उन आतंकियों का सूची जो दिया था उनको कुछ साल पहले, उनको हमारे हवाले करें। इस बात का मैंने जिक्र पिछले जो प्रेस वार्ता हुआ था उसमें भी किया था। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस पे जो बातचीत होगी द्विपक्षीय रूप से, जो बायलैटरल ढंग से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कब का जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उस पर बात होगी। भारत का रुख साफ है। पाकिस्तान बार बार ये कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश सिर्फ दिखावा है। कैप्टन आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं, निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के। तो पाकिस्तान की जो ये अपील है और शहबाज शरीफ अमन और शांति के दूत बने हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कौन विश्वास कर रहा है और भारत को इसके ऊपर क्या विश्वास करना चाहिए? देखिए, शहबाज शरीफ की जो वक्तव्य आ रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है और इसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बुआई का सीजन आ रहा है और सिंधु जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हमने अबेयंस में रखा है, तो इससे उनकी जो कृषि की पैदावार है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट होने वाली है। और विशेषकर कपास और गन्ने की फसल जो उनकी मेन कैश क्रॉप्स हैं, तो इससे उनकी औद्योगिक स्थिति का काफी नुकसान होने का। साथ ही साथ ये बात भी सही है कि शहबाज शरीफ चाहेंगे कि भारत से अगर कुछ मधुर संबंध हो जाएं, तो उनकी सरकार जो हर तरफ से घिरी पड़ी है इस वक्त, चाहे अंदरूनी हालात हों जहां बलोच और टीटीपी से हमला चल रहा हो, आर्थिक रूप से हो, या राजनीतिक रूप से पीटीआई समर्थकों का विरोध झेलना पड़ रहा हो, और अभी पूरी तरह से आर्मी के चंगुल में है, वो शायद थोड़ी स्वतंत्र हो पाए अपने कुछ निर्णय लेने की स्थिति में। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भारत सरकार को शहबाज शरीफ से बात करने में कोई फायदा है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी भारत कई बार सरकार कहा ने है ये साफ कर दिया है, कैप्टन आलोक बंसल, भारत सरकार ने ये बार बार साफ किया और आज भी दोहराया है एमईए ने कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। तो ये क्लियर है कि पाकिस्तान के पास सामने जो भारत ने एक लिस्ट रखी है आतंकियों की, उस पर कार्रवाई की जाए और वो उसको भारत के हवाले करें और तो फिर बातचीत होगी। तो ये एक बदलाव भारत के रुख में साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, हमने जो सूची दी हुई है उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या हो रही है, किस तरीके से हमें सौंपते हैं, उसके ऊपर ही आगे कुछ बातचीत हो सकती है या होने की संभावना है। पर जैसे मैंने कहा, शहबाज शरीफ के जो वक्तव्य हैं, ये एक उनकी मजबूरी है और दूसरा दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, जब से सीज फायर हुआ है, वो ट्रंप का गुणगान करने से नहीं थके हैं, और अब अजरबैजान, तुर्की और जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां वो बातचीत की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, पाकिस्तान तो बातचीत दुनिया को करना ये चाहता दिखा है। रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो कश्मीर की बात भी बोलना नहीं भूल रहे हैं। तो वो भी उनकी एक डोमेस्टिक कंपल्शन है, वो ये बात भी करते हैं और साथ साथ अमन शांति की बात भी करते रहते हैं। देखिए, जहां तक सवाल कश्मीर का है, हमने पहले ही कहा, कश्मीर के मुद्दे पे बात सिर्फ पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पे होनी है। तो उनको डिसाइड करना है कि कब पाक अधिकृत जी जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या बातचीत करनी है, किस तरीके से, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र का जी जी। प्रस्ताव है वो भी ये कहता है कि पाकिस्तान को वहां से अपनी पूरी सेना हटानी है, और वो उन्होंने आज तक नहीं हटाई। तो अब जो अगर बिल्कुल। कश्मीर कश्मीर का राग अलाप रहे हैं, तो वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर तो के बारे में राग अलाप रहे हैं, वो हम उसके लिए बिल्कुल, तैयार हैं। और पाक अधिकृत भारत ने जम्मू ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस पर कोई बातचीत नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर की बात होगी। धन्यवाद आपका आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम अब खबरों में। गाजा में इजरायली हमलों में 13 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 8 की मौत जबालिया में एक घर पर हमले में हुई। मरने वालों में 2 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। जो लोग इस तरह के हमलों से बच भी रहे हैं, उनके सामने भूख मौत बनकर खड़ी है। राहत बांटने की नई व्यवस्था भी गाजा के लिए जानलेवा साबित हो रही है, क्योंकि कहीं भगदड़ मच रही है तो कहीं लूटपाट हो रही है। ये गाजा का ज़वाइदा शहर है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र
कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक गोदाम है जिस पर सैकड़ों लोगों ने हल्ला बोल दिया है और आटे की बोरियां लूट ले गए। एक दूसरे को धक्का देते हुए लोगों ने 25 किलो आटे की ज्यादा से ज्यादा बोरियां लूटने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि बोरियां लूटने की भगदड़ में 4 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले कल राहत का सामान लेने पहुंचे लोगों पर इजरायल की सेना को गोलीबारी भी करनी पड़ी थी, क्योंकि एक राहत केंद्र के पास सामान लेने पहुंची भीड़ बेकाबू हो गई तो उस पर फायरिंग की गई और एक शख्स की इसमें भी मौत हो गई। कई लोग जख्मी हुए। राहत बांटने के नए सिस्टम को लेकर निशाने पर आए इजरायल ने गुरुवार को इंटरनेशनल मीडिया को केरम शालोम बॉर्डर क्रॉसिंग पर ले जाकर राहत अभियान के बारे में बताया। इजरायल का कहना है कि वो गाजा के लिए सप्लाई दे रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां उस सप्लाई को नहीं ले रही हैं। इस बीच हमास के हवाले से एक राहत की खबर है कि वो गाजा में सीज फायर के लिए पश्चिम एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ एक समझौते के करीब पहुंच गया है। इसमें 10 इजरायली बंधकों की रिहाई और जिनकी मौत हो चुकी है उनके शव इजरायल को सौंपने की बात है। इजरायल कई मोर्चों पर लड़ रहा है। उसने यमन के सना एयरपोर्ट पर हमला करके देश की विमान सेवा यमनिया के बचे आखिरी विमान को भी तबाह कर दिया। ये विमान हज के लिए लोगों को लेकर सऊदी अरब जाने वाला था। यमनिया के पास 4 विमान हुआ करते थे। 3 विमान उसने 6 मई के हमले में तबाह कर दिए थे और रनवे को बर्बाद कर दिया था। यमन के हूथी विद्रोहियों को ईरान से समर्थन मिलता है। इसे लेकर इजरायल ईरान को चेतावनी देता रहता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ईरान पर हमला करने से रोक दिया था, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील की कोशिश चल रही है। और हो सकता है कि निजी जिंदगी में दोस्ती बनी रहे, लेकिन अमेरिका की सरकार में एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का साथ अब खत्म हो गया है। कार्यकाल पूरा होने से एक दिन पहले मस्क ने DOGE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से इस्तीफा दे दिया। ट्रंप और मस्क के बीच छिटपुट विवादों की खबरें सामने आती रहीं, लेकिन कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया और ट्रंप को दूसरा झटका आज कोर्ट से लगा, जिसने उनके टैरिफ को रोक दिया है और टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया है। एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की साथ साथ की तस्वीरें अब शायद नजर न आए, क्योंकि मस्क ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने सरकारी कार्यकुशलता के लिए बनाए गए विभाग DOGE से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनका कार्यकाल एक दिन बाद ही पूरा होने वाला था। साथ छोड़ने की असली वजह सामने नहीं आ रही, लेकिन ये माना जाता है कि वो ट्रंप के उस पसंदीदा बिल के खिलाफ थे जिसे ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बताया था। मस्क का मानना है कि ये बिल DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के कामकाज के खिलाफ है, क्योंकि DOGE को सरकारी खर्चों में कटौती के लिए बनाया गया था। ट्रंप को एक ही दिन में दूसरा झटका भी लगा। एक अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगा दी है। अदालत का कहना है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर काम कर रहे हैं। अदालत ने सख्ती से कहा कि अर्थव्यवस्था का हवाला देकर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ कुछ कारोबारियों ने अदालत की शरण ली थी। अब ट्रंप प्रशासन इसके खिलाफ अदालत जाने की बात कर रहा है। ट्रंप बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादे करके राष्ट्रपति चुनाव जीते, लेकिन तकरीबन हर मोर्चे पर उनको कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों से उन्होंने दुश्मनी मोल ली है और देश के ही लोग उनके खिलाफ आए दिन सड़कों पर उतर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी में भी उनके खिलाफ धीरे धीरे माहौल बन रहा है, लेकिन ट्रंप को लगता है कि अब तक इस बात का अंदाजा ही नहीं कि वो कितने अकेले पड़ते जा रहे हैं। और विदेशी छात्रों के लिए अमेरिका में पढ़ाई और मुश्किल होने जा रही है। छात्रों के स्टूडेंट वीजा के लिए नए इंटरव्यू फिलहाल टाल दिए गए हैं। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हार्वर्ड के छात्रों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। तो आइए जानते हैं हार्वर्ड से जुड़े हुए कुछ आंकड़े।
सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्र जो हैं वो कितने हैं। साल 2020 से लेकर साल 2025 में लगातार बढ़ते रहे हैं। 2020-21 में 7,523 थे, बढ़कर अब 10,158 हो चुके हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब दूसरा ग्राफिक देखते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किस देश से कितने छात्र हैं। तो सबसे ज़्यादा छात्र जो हैं वो चीन से हैं 20.9%, और सबसे कम ब्राज़ील से हैं 3.1%। भारत दूसरे नंबर पर है 7.8%। यानी कि अगर छात्रों को रोका जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान, अगर कैपिंग होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान चीन को होगा, क्योंकि चीन के छात्र सबसे ज़्यादा अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं 20.9%। आगे बढ़ते हैं, दूसरे आंकड़े देखते हैं हम। साल दर साल यूएसए में भारतीय छात्रों की संख्या कैसे बढ़ती रही है। 2019-20 में 1,93,124 थी, लेकिन 2023-24 में ये 3,31,602 पे पहुंची। हर साल आप देख सकते हैं कि संख्या लगातार बढ़ी है, सिवाय कोविड के दौर के। आगे देखेंगे कि अमेरिका में भारतीय छात्रों के जो पसंदीदा कोर्सेज हैं वो क्या हैं। तो गणित और कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है छात्रों का 42.9%, और हेल्थ प्रोफेशन 2.7 है। इस बीच में इंजीनियरिंग आता है दूसरे नंबर पे 24.5%, और बिजनेस मैनेजमेंट तीसरे नंबर पे है 11.2%। फिजिकल और लाइफ साइंस 5.4% है। भारतीय छात्रों के पास विकल्प क्या हैं ये भी देख लेते हैं। कौन से देश और उभर रहे हैं विकल्प बनकर। तो सबसे पहले नंबर पे जर्मनी है, जिसमें 49% इजाफा हुआ है दाखिले में। दूसरे नंबर पे रूस है 33.8%, इसमें बढ़ोतरी हुई है। 2024 के आंकड़े अगर हम देखें तो संख्या जो है वो बढ़ती गई है 2023 के मुकाबले। सिंगापुर में भी संख्या बढ़ी है, दाखिले में इजाफा 14% का हुआ है। फिर है आयरलैंड और उसके बाद है न्यूजीलैंड। और जानकारी के लिए चलते हैं नताशा इसरानी के पास। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे बहुत प्रेशर है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और अमेरिकन स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे साथ बात की है, उन्होंने होप अभी रखा है कि हार्वर्ड अपने आप को बचा पाएगा और अपनी इंडिपेंडेंस को किसी न किसी तरह से फिर भी प्रिजर्व कर पाएगा। उसी टोकन पे ये स्टूडेंट्स ने हमें ये भी बोला है कि उनको ये पूरी एक्सपीरियंस आजकल बहुत सरियल लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनीज हो रही हैं और एक साइड पे है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनको डर है कि वो यहाँ पे रह नहीं पाएंगे और न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। ऑन द अदर साइड ऑल्सो है स्टूडेंट्स जिन्हें बहुत होप है कि जो भी हो रहा है आजकल वो ख़त्म हो जाएगा और इवेंचुअली हार्वर्ड की जो रेपुटेशन है फिर भी बहुत ही सॉलिड रह पाएगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से नताशा इसरानी फॉर एनडीटीवी। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें दुनिया के कोने कोने से। तो सबसे पहले खबर चीन से। चीन में पूरी तरह से बिजली से चलने वाले जहाज ने अपनी 2 दिन की परीक्षण यात्रा पूरी कर ली है। यूजियान 77 नाम के इस जहाज की लंबाई 49 मीटर है और ये 14.5 मीटर चौड़ा है। इसमें 358 मुसाफिर बैठ सकते हैं। ये अधिकतम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इतिहास बनाने वाली नेवी की 2 महिला अफसरों का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वागत किया। दोनों आईएनएस तारिणी में दुनिया का चक्कर लगाकर लौटी हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना पिछले साल अक्टूबर में दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकली थी। उन्होंने 25.400 नॉटिकल माइल्स का सफर 8 महीनों में पूरा किया। और आइए अब देखते हैं वीडियो ऑफ द डे। अनन्या पांडे के डिजाइनर बैग से लेकर डेविड बेकहम के हाथों तक वो कौन सा खिलौना है जो नजर आ रहा है। तो एक छोटा सा खिलौना जो हर जगह नजर आ रहा है वो एक निराली और स्टाइलिश गुड़िया है जिसका नाम है लाबूबू। ये ग्लोबल फैशन एक्सेसरी बन चुकी है। चाहे वो पॉप स्टार रिहाना हो, दुआ लिपा हो, चाहे किम कार्दाशियन हो, सभी के डिजाइनर बैग में झूल रही है ये लाबूबू गुड़िया। चीनी खिलौने की कंपनी पॉप मार्ट का नेटवर्थ इस गुड़िया के कारण बार्बी, हेलो किटी और ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनियों से ज्यादा हो गया है।
ये लाबूबू डॉल एक बंद डब्बे में मिलती है जिसे कहते हैं ब्लाइंड बॉक्स, यानी कि आप तब तक इस गुड़िया को नहीं देख सकते जब तक आप खरीद न लें। और इसी वजह से इसका क्रेज बढ़ता गया। चीनी रिटेल पॉप मार्ट ने बीते साल इससे $1.8 बिलियन की कमाई की।